सो हे वन आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेके आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए रिविजन करना। और रिविजन आप तभी कर पाएंगे, कम समय में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर आउट कर पाएंगे, जब आप खुद से चीज़ों को नोट करेंगे और शॉर्ट तरीके से नोट करेंगे। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है वो सेट 53 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि लोक नृत्य थेयम थेयम जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल से संबंधित है, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन सी गोवा से, या ऑप्शन डी कर्नाटक से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्यम जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करें कि अगर हम आपसे पूछे कि थेयम का जो है अन्य जो है इसे किस और नाम से भी जाना जाता है, यानी कि थेयम का एक और नाम है, जो कि आपको बताना है कि इसका जो है अन्य कौन सा नाम है, ये आपको बताना है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि थेयम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसे जो है कलियाटम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थेयम को अन्य जो है ये किस नाम से जाना जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है कलियाटम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि थेयम की जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और पूछा जाता है, जो कि इसकी शुरुआत के बारे में पूछा जाता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थेयम की जो है ये शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। थेयम की शुरुआत जो हुई थी ये कालकोलिथ में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। थेयम की जो शुरुआत है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। थेयम की जो शुरुआत हुई थी ये कालकोलिथ में हुई थी, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी गाइस, थेयम की जो शुरुआत हुई थी ये कालकोलिथ में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कालकोलिथ में, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं कि आपका केरल का अन्य और कौन-कौन सा नृत्य है जो कि केरल से संबंधित है, केरल का अन्य कौन-कौन सा लोक नृत्य है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस कि ओट्टम थुलाल जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं गाइस कि आपको ध्यान रखना है कि ओट्टम थुलाल जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओट्टम थुलाल जो है ये केरल का लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट का कि इसमें जो है एक और याद रखिएगा कुडियाट्टम। कुडियाट्टम जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा कुडियाट्टम जो है, याद रखिएगा कुडियाट्टम जो है, याद रखिएगा कुडियाट्टम जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा ये जो है केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे कि जो है आपका जो है काली जो है ये किस राज्य का है, तो यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, जहाँ पे भी अट्टम लग रहा है ये कहाँ का हो जाता है गाइस, तो याद रखिएगा एक केरल का हो जाता है। तो याद रखिएगा काली अट्टम जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया, तो अट्टम जहाँ पे लगेगा गाइस याद रखिएगा वो केरल का होगा, ठीक है। तो कालियाट्टम जो है ये केरल का हो गया। अब बात करते हैं गाइस हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा लोक नृत्य हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका जो है छपेली। छपेली जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि छपेली जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है हिमाचल प्रदेश का हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका नाटी जो लोक नृत्य है ये कहाँ का हो गया, ये हो गया हिमाचल प्रदेश का। उसके अलावा अगर बात करें डांगी, डांगी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं गोवा के लोक नृत्य का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं गोवा का, तो याद रखिएगा कुंभी। कुंभी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुंभी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है गोवा का हो गया। उसके बाद बात करते हैं गाइस फुगड़ी। फुगड़ी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, फुगड़ी जो है ये भी गोवा का लोक नृत्य हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है मांडो, मांडो जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, मांडो जो है ये आपको ध्यान रखना है किस राज्य का हो गया, तो याद रखिएगा ये भी गोवा का हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्नाटक, कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा अगर हम कर्नाटक से रिलेटेड बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है यक्षगान। यक्षगान जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको याद रखना है, यक्षगान जो है ये कर्नाटक का हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं गाइस आपका जो है करगा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया, तो करगा जो है
ये आपके कर्नाटक का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वीरगासी, वीरगासी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया? तो वीरगासी जो है ये कर्नाटक का हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो आपके ऑप्शन ए एडम ली की, ऑप्शन बी एना सेवेल की, ऑप्शन सी मैरी कॉम की, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनब्रेकेबल जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो मैरी कॉम की आत्मकथा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि एडम लीकी जो है ये कौन सी पुस्तक है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। द ब्रोकन विंग जो है ये किसने लिखा था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि द ब्रोकन विंग जो है, तो याद रखिएगा द ब्रोकन विंग जो पुस्तक के लेखक है ये कौन है गाइस? ये जितना भी लिखा रही है सब आपके प्रीवियस ईयर है गाइस, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है? तो याद रखिएगा द ब्रोकन विंग जो है ये किन्होंने लिखा था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है एडम पिक की जो पुस्तक है या द ब्रोकन विंग है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस एना सिवेल ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ब्लैक ब्यूटी जो पुस्तक के लेखक है ये कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ब्लैक ब्यूटी जो है ये किसने लिखी थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ब्लैक ब्यूटी जो है ये एना सिवेल के द्वारा जो है ये लिखा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्लैक ब्यूटी जो है ये किसने लिखा था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ब्लैक ब्यूटी जो है ये एना सिवेल ने लिखा था गाइस। और अगर हम बात करें कि एना सिवेल ने ब्लैक ब्यूटी कब लिखा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये जो उपन्यास लिखा था 1877 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 1877 में इन्होंने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, जो कि सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जो कि सभी को पता होगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसने लिखा था गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है इन्होंने लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको एक और पुस्तक बता रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा एन ऑटोबायोग्राफी जो है ये किसने लिखा था गाइस? तो याद रखिएगा एन ऑटोबायोग्राफी जो है ये किसने लिखा था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है एन ऑटोबायोग्राफी जो है ये किसने लिखा था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है एन ऑटो बायोग्राफी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के जो लेखक है ये है जवाहरलाल नेहरू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भीमबेटका की गुफा जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबेटका की गुफा। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन्हें आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिला में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के से जो है ये रायसेन जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये मध्य प्रदेश के जो है ये किस जिले में स्थित है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश के जो है कौन सा जिला है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस जो है भीमबेटका गुफा में जो है टोटल जो अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो है ये कितनी सारी गुफाएं गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका में जो है लगभग जो है याद रखिएगा इसमें जो है लगभग में बात करेंगे, तो याद रखिएगा भीमबेटका में जो है ये लगभग कितनी गुफाएं गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका में जो है लगभग जो है ये 500 गुफाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका में जो है लगभग कितनी गुफाएं गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका में जो है ये लगभग 500 गुफाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 500 गुफाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भीमबेटका को जो है राष्ट्रीय स्थल का जो महत्व घोषित किया गया था ये कब किया गया था? यानी कि भीमबेटका को जो है ये राष्ट्रीय स्थल कब घोषित किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है 1999 में जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा 1999 में जो है याद रखिएगा इस स्थल को जो है क्या स्थल घोषित किया गया था guys? तो याद रखिएगा स्थल को 1999 में जो है इस स्थल को कौन सा घोषित किया गया था? राष्ट्रीय महत्व का जो है राष्ट्रीय महत्व इसे कब मिला था? स्थल को राष्ट्रीय महत्व जो मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। स्थल को राष्ट्रीय महत्व कब मिला था गाइस? तो 1995 में स्थल को राष्ट्रीय महत्व का जो है दर्जा मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो राष्ट्रीय महत्व का दर्जा जो है इसे कब मिला था? तो ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय महत्व का दर्जा जो मिला था 1900 जो है गाइस, याद रखिएगा 1999 में स्थल को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला, ठीक है? उसके बाद जो है इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो गाइस तो याद देखिएगा
रखिएगा भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको याद रखना है 2003 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है 2003 में जो है, याद रखिएगा 2003 में जो है इसे जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है 2003 में जो है यूनेस्को के जो है गाइस, याद रखिएगा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है इसे शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल यही नहीं खत्म होती है गाइस, इसके अलावा भी कुछ प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखिएगा 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है इसे मान्यता मिली, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है गाइस कि आपसे पूछा जाएगा कि भीमबेटका की गुफा जो है ये सबसे ज्यादा किस लिए प्रसिद्ध है, और ये बहुत बार पूछा भी गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका की गुफा जो है ये सबसे ज्यादा जो है अपने जो है चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका की गुफा जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये चित्रों के लिए जो है गाइस, याद रखिएगा ये चित्रों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि ज्वालामुखी में से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो ये आपको बताना है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो आपके ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन फ्लोराइड, या ऑप्शन डी जल वाष्प। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक जो है ये कौन सा गैस निकलता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सबसे अधिक जो है जल वाष्प निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि और कौन सा गैस निकलता है गैस, तो इसको आपको याद रखना है कि जल वाष्प के बाद जो है इसमें कौन सा निकलता है गैस, तो याद रखिएगा इसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो सबसे अधिक जो है यहाँ पे मैं लिखा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यानी कि आपको याद रखना है सबसे अधिक जो है ये कौन सी गैस निकलती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सबसे अधिक जो है ये जल वाष्प निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी कि CO2 निकलता है। उसके अलावा अगर बात करें तो और कौन सी गैस निकलती है गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो है याद रखिएगा इसके अलावा जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद जो है कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो है सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड के बाद देखिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है हाइड्रोजन क्लोराइड निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के बाद जो है गैस याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है, यानी कि H2S, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं गाइस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसे जो है ये क्या बोला जाता है, तो इसे याद रखिएगा इसे जो है हाइड्रोजन सल्फाइड बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा बोला जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसे बोला जाता है। H2S को जो है हाइड्रोजन सल्फाइड बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ज्वालामुखी जो है गाइस, याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि ज्वालामुखी जो है ये कितने प्रकार की होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ज्वालामुखी जो है ये टोटल 3 प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उद्गार की दृष्टि से ये भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। 3 प्रकार की होती है, और किस दृष्टि से गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार की होती है और किस दृष्टि से गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार की होती है उद्गार की दृष्टि से, जो कि मैं पढ़ाई हुई हूँ। तो आपको ये बताना है कि कौन सी 3 है, याद रखिएगा। तो 3 प्रकार की होती है उद्गार की दृष्टि से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप इसे जो है याद रखिएगा कि कौन सी है। तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ कि ये कौन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरियाणा से, ऑप्शन बी कर्नाटक से, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश से, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैं अपने पहले क्वेश्चन में ही आपको बताई हूँ कि यक्षगान जो है ये कहाँ गया गाइस, तो याद रखिएगा ये कर्नाटक का लोक नृत्य। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कर्नाटक और कौन-कौन सा लोक नृत्य है गाइस, तो याद रखिएगा वीरगासे जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वीरगासे जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। वीरगासे कहाँ का लोक नृत्य है, कर्नाटक का है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुनीता कुनीता जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुनीता जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुनीता जो है ये भी कर्नाटक का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं
करगा, करगा जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। करगा जो है ये कर्नाटक का, ये आपको ध्यान रखना। और आपका जो है यक्षगान जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो है आपके कर्नाटक का हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस हरियाणा। हरियाणा से कौन कौन सा लोक नृत्य संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है गाइस। आपका जो है साग नृत्य, साग नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। साग नृत्य जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये हरियाणा का साग नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है फाग नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फाग नृत्य जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये भी हरियाणा का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो है धमाल जो है ये कहाँ का है, तो धमाल, धमाल नृत्य जो है ये भी आपके हरियाणा का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस जो कि मैं हिमाचल प्रदेश का आपको बताई हूँ, जैसे कि छपेली हो गया, डांगी हो गया, ये सब कहाँ का हो गया, तो ये सब जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश का हो गया, जो कि मैं बताई हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9वां मंडल में, ऑप्शन बी 7वां मंडल में, ऑप्शन सी चौथा मंडल में, या ऑप्शन डी तीसरा मंडल में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा ये जो है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ये किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है, ये आपको ध्यान रखना। और सबसे पहले जो है याद रखिएगा कि ये जो है अगर पूछा जाए कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, ये तो प्रश्न है कि आपको किस मंडल में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तीसरे मंडल में है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसमें सूक्त पूछ ले कि तीसरे मंडल में जो है ये कितने सूक्त है गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीसरे मंडल के गायत्री मंत्र जो पाया जाता है वो तीसरे मंत्र के मंडल के कितने सूक्त में पाया जाता है, मेरा प्रश्न ये है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तो याद रखिएगा गायत्री मंत्र जो है ये तीसरे मंडल में तो पाया जाता है, लेकिन तीसरे मंडल के जो है 62वें सूक्त में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरे मंडल के जो है ये आपको ध्यान रखना है 62वें सूक्त में ये पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 62वें सूक्त के जो है याद रखिएगा 62वें सूक्त के जो है 10वें मंत्र में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 62वें सूक्त के जो है guys, ये आपको ध्यान रखना है। 62वें सूक्त के ये आपको ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रही है, इसको याद रखिएगा। तो तीसरे मंडल में पाया जाता है, ये सब आपको पता है, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि ये 62वें सूक्त के जो है ये 10वें मंडल में पाया जाता है। 10वें मंत्र में जो है पाया जाता है, मंडल नहीं सॉरी, 10वें मंत्र में जो है पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 62वें सूक्त के 10वें मंत्र में जो है ये पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इतना क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि ये जो है ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल में जो है ये किस इसका उल्लेख है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल जो है ये किसको समर्पित है, तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि ये जो है ये किसको समर्पित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है गाइस याद रखिएगा ये सोम को समर्पित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये किसको समर्पित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका जो है चौथा मंडल जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद का जो है चौथा मंडल जो है ये कृषि को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद का जो है चौथा मंडल जो है ये किसको समर्पित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद का चौथा मंडल जो है ये कृषि को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जितना भी लिखा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृषि को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऋग्वेद का जो है ये चौथा मंडल जो है ये किसको समर्पित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कृषि को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सारी चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं जो गाइस याद रखिएगा 7वां मंडल की अगर हम बात करें कि ऋग्वेद का जो है 7वां मंडल जो है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है ये शिक्षा से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद का जो है 7वां मंडल जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद का जो है 7वां मंडल जो है ये शिक्षा से, ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद का जो है 7वां मंडल जो है शिक्षा से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से हल्दा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी गुजरात में, या ऑप्शन डी केरल में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस आपको याद रखना है कि हल्दा महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दा महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि ये जो उत्सव है ये
कितने दिनों तक मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो हल्दा महोत्सव जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 2 दिनों तक जो है ये मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हल्दा महोत्सव जो है ये कब तक मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा 2 दिनों तक जो है ये मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कब तक मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 दिनों तक मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हल्दा महोत्सव जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है जनवरी में मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो है हल्दा महोत्सव जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। हल्दा महोत्सव जो है ये जनवरी में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जब ये जनवरी में मनाया जाता है, तो अगर आपके एनटीपीसी का एग्जाम जनवरी में होता है या फिर फरवरी में होता है, तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है आपको याद रखना है कि ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है जनवरी में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है कब मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसे जो है ये जो है माघ महीने की जो है गाइस याद रखिएगा पूर्णिमा की रात में जो है ये फेस्टिवल को जो है गाइस याद रखिएगा इसे जो है कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस फेस्टिवल को जो है कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हल्दा महोत्सव को जो है पूर्णिमा के दिन जो है याद रखिएगा इस फेस्टिवल को जो है कब मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा पूर्णिमा के दिन जो है मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हल्दा महोत्सव से इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है आपका कौन कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में जो है आपका लोसार उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा लोसार महोत्सव, ये महोत्सव की बात करें। ठीक है, तो याद रखिएगा लोसार महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है मंडी शिवरात्रि जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मंडी शिवरात्रि जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो मंडी शिवरात्रि जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। मंडी शिवरात्रि जो है मंडी शिवरात्रि जो है ये कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका जो है कुल्लू दशहरा जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुल्लू दशहरा जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कुल्लू दशहरा। ठीक है, तो याद रखिएगा मंडी शिवरात्रि हो गया, कुल्लू दशहरा हो गया, लोसार हो गया, ये सब कहाँ मनाया जाता है, दशहरा, तो ये आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपको याद रखना है गाइस कि अगर हम बात करते हैं आपकी जो है तमिलनाडु की। ठीक है, तो तमिलनाडु में जो है आपका जो है सबसे प्रसिद्ध जो है ये कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा पोंगल। पोंगल जो है ये कहाँ का है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो है केरल का जो है विशु पर्व जो है ये विशु महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुजरात में जो है ये आपका कौन सा फेस्टिवल शिवरात्रि हो गया। उसके बाद बात करते गए नवरात्रि हो गया, नवरात्रि जो है 9 दिनों का फेस्टिवल होता है, ये सब जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये गुजरात में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जल प्रवाह मापने की गति क्या कहलाता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इवेपोरीमीटर, ऑप्शन बी कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी पैरोमीटर या ऑप्शन डी करंट मीटर। तो गाइज अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जल प्रवाह मापने की, तो याद रखिएगा करंट मीटर से जो है जल प्रवाह मापने की गति को क्या कहते हैं, करंट मीटर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इवेपोरीमीटर जो है इससे जो है क्या मापा जाता है, तो याद रखिएगा वाष्पीकरण की दर जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वाष्पीकरण की दर जो मापा जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। वाष्पीकरण की दर जो है ये किससे मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है वाष्पीकरण की दर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ये किससे मापा जाता है, तो वाष्पीकरण की दर को जो मापा जाता है इवेपोरीमीटर से मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैलोरीमीटर की बात करते हैं, तो याद रखिएगा ऊष्मा की मात्रा जो है ये किसमें मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊष्मा की मात्रा जो है गाइस ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऊष्मा की मात्रा जो है ये किससे मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊष्मा की मात्रा को जो है याद रखिएगा ऊष्मा की मात्रा को किससे मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कैलोरीमीटर से, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैरोमीटर, पैरोमीटर से जो है ये क्या मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पैरोमीटर से जो है उच्च तापमान किससे मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उच्च तापमान जो है ये किससे मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है उच्च तापमान को मापा जाता है। उच्च तापमान को मापा किससे जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पैरोमीटर से जो है उस तापमान को मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में पुरुषनी नाम से जाने वाली नदी का वर्तमान में क्या नाम है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी व्यास नदी या ऑप्शन डी रावी नदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुषनी नदी का जो है ये रावी नदी नाम था, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं झेलम नदी का गाइस, तो याद रखिएगा झेलम नदी को जो है ये किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा ऋग वैदिक काल में जो है झेलम नदी को जो है ये वित्सता नदी के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा वित्सता नदी के नाम से जो है ऋग वैदिक काल में उसका जो है अभी आधुनिक नेम क्या है, तो झेलम नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम व्यास नदी की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अभी आधुनिक में व्यास नदी है उसका ऋग वैदिक काल में जो है ये क्या नाम था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो है ऋग वैदिक काल में जो है उसे विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं सतलज नदी की, सतलज नदी को जो है ये ऋग वैदिक काल में जो है इसे जो है किस नाम से जाना जाता था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सतलज नदी को जो जाना जाता था सुतोदरी नदी के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सुतोदरी नदी के नाम से जो है ये आपको ध्यान रखना है, सुतोदरी नदी के नाम से जो है ये किस को जाना जाता था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुतोदरी नदी के नाम से जो है ये जो कि अभी आधुनिक में जो है सतलज नदी है, जिसे ऋग वैदिक काल में सुतोदरी नदी के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक जो है ये एल्युमिनियम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्रचुर मात्रा में जो है ये आपका कौन सा पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा सबसे प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। उसके बाद जो है ये कौन सा पाया जाता है गाइस, उसके बाद जो है लोहा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एल्युमिनियम जो है ये कितना पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लगभग जो है गाइस याद रखिएगा लगभग जो है एल्युमिनियम जो है ये कितना पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा लगभग जो है 8 पॉइंट जो है ये आपको ध्यान रखना है। लगभग जो है ये कितना पाया जाता है 8.23% जो है ये पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एल्युमिनियम की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस, कि अगर हम बात करें कि सबसे प्रचुर मात्रा में जो है गाइस याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है सबसे प्रचुर मात्रा में जो है गाइस किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले अधातु की, यहाँ पे धातु की बात हुई। तो अब हम बात करेंगे कि सबसे प्रचुर मात्रा में अधातु कौन सी है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम अधातु की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्रचुर मात्रा में जो अधातु पाई जाती है वो कौन सी अधातु पाई जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्रचुर मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो है ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्रचुर मात्रा में जो है ये कौन सी धातु पाई जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्रचुर मात्रा में जो धातु पाई जाती है ये ऑक्सीजन पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि ऑक्सीजन पाई जाती है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं उपधातु की, ठीक है, उसके बाद जो है हम किसकी बात करेंगे गाइस, तो याद रखिएगा उसके बाद जो है उपधातु जो पाई जाती है वो पाई जाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी उपधातु जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है ये सबसे अधिक मात्रा में जो है ये पाई जाती है। तो याद रखिएगा धातु में जो है एल्युमिनियम पाया जाता है, अधातु में ऑक्सीजन पाया जाता है और उपधातु में सिलिकॉन पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिलिकॉन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर या ऑप्शन डी ताप्ती नदी पर। तो गाइस यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना की जो है गाइस याद रखिएगा, अगर हम सबसे पहले इसकी जो है ऊंचाई के बारे में बात करेंगे कि सरदार सरोवर परियोजना की जो है गाइस याद रखिएगा इसकी ऊंचाई जो है ये कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सरदार सरोवर परियोजना की ऊंचाई जो है 138 मीटर है। तो याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना की जो ऊंचाई है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सरदार सरोवर परियोजना की ऊंचाई जो है 138 मीटर जो है इसकी जो है ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते
लंबाई से के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई जो है 138 मीटर है। अब हम बात करेंगे कि सरदार सरोवर परियोजना की जो है गाइस, याद रखिएगा इसकी जो है लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई है सरदार सरोवर परियोजना की 1210 मीटर जो है गाइस, याद रखिएगा 1210 मीटर जो है इसकी जो है, याद रखिएगा 1210 मीटर जो है इसकी जो है लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है सरदार सरोवर परियोजना से जो है गाइस, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इससे जो है लाभान्वित राज्य कौन-कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मेरा प्रश्न आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इससे जो है लाभान्वित लाभान्वित राज्य, अगर हम बात करें कि सरदार सरोवर परियोजना से जो है किस-किस राज्य को लाभ होता है, तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभ नहीं उठाता है या लाभ उठाता है, तो ये आपको राज्य याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है, आपको याद रखना है राजस्थान हो गया। पहला राज्य जो है ये आपको कौन सा याद रखना है, पहला हो गया जो कि राजस्थान हो गया। राजस्थान हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के बाद जो है अगला कौन सा राज्य हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के बाद जो हो गया वो हो गया गुजरात हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के बाद जो है ये कौन सा राज्य हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के बाद जो है ये गुजरात हो गया। उसके बाद बात करते हैं गुजरात के बाद जो है कौन सा राज्य हो गया गाइस, तो गुजरात के बाद जो है ये महाराष्ट्र हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के बाद जो है ये आपका कौन सा राज्य हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के बाद जो है ये महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद जो है ये कौन सा राज्य हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो ये टोटल जो है 4 राज्य जो है ये जो है सरदार सरोवर परियोजना का जो है लाभ उठाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनाईमुडी किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी सिक्किम में, या ऑप्शन डी कर्नाटक में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनाईमुडी जो है ये किस राज्य में है, तो केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं अनाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये जो है अनाईमुडी, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है गाइस, याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है याद रखिएगा ये कौन सी है, अनाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब जब सबसे ऊंची चोटी है तो इसका ऊंचाई बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जो कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि जो है इसकी ऊंचाई जो है कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी ऊंचाई जो है ये है आपका 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो है केरल के किस जिले में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है केरल के जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है एर्नाकुलम जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये केरल के जो है किस जिले में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। केरल के जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है एर्नाकुलम जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है कभी कभी जिला भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा ये जो है एर्नाकुलम जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो ये आपको याद रखना है, एर्नाकुलम जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध की किस घटना को कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मृत्यु की घटना को, ऑप्शन बी प्रथम उपदेश को, ऑप्शन सी ज्ञान प्राप्ति को, या ऑप्शन डी गृह त्याग। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। महाविनिष्क्रमण जो है ये गौतम बुद्ध की किस घटना को कहा गया, तो गिरी त्याग की घटना को कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें मृत्यु की घटना को जो है ये क्या कहा गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, याद रखिएगा। तो महापरिनिर्माण जो है गाइस, याद रखिएगा महापरिनिर्माण जो है ये किस घटना को कहा गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। महापरिनिर्वाण जो है ये गौतम बुद्ध के जो है ये किस घटना को कहा गया, तो याद रखिएगा महापरिनिर्वाण
परिनिर्माण जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो कहा गया है गाइस यह ध्यान रखना है, ये किस घटना को कहा गया, तो मृत्यु की घटना को जो है महापरिनिर्माण कहा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपकी ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया, तो ये आपको ध्यान रखिएगा संबोधि जो है ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञान प्राप्त की घटना को जो है ये क्या कहा गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञान प्राप्त की घटना को जो है संबोधि कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रथम उपदेश जो है ये किस घटना को कहा गया, तो याद रखिएगा धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये किस घटना को कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। धर्म चक्र, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं तो नीचे लिख दे रही हूँ। धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये किस घटना को कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये प्रथम उपदेश को कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, गृह त्याग की घटना को जो है ये क्या कहा गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गृह त्याग की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध की कुछ घटना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है और यहाँ से ये जो चारों ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गोताखोरी इनमें से किस खेल खेल की किस श्रेणी में आता है, तो आपके ऑप्शन है गोताखोरी खेल जो है एक जलीय खेल है, या ऑप्शन बी एक मुकाबला का खेल है, ऑप्शन सी एक रक्षात्मक खेल है, या ऑप्शन डी मार्शल आर्ट है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गोताखोरी खेल जो है एक जलीय खेल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि आपका जो है जलीय खेल में जो है ये कौन कौन सा आ जाता है गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है तैराकी, ठीक है। तैराकी जो है ये आपका कैसा खेल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तैराकी जो है ये आपका एक जलीय खेल है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें एक खेल का नाम और सुने होंगे गाइस, जिसे आप लोग जानते होंगे वाटर पोलो के नाम से गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वाटर पोलो जो है ये किस श्रेणी में आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वाटर पोलो जो है ये आपका एक जलीय खेल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका जो है और कौन सा हो गया, तो डाइविंग। डाइविंग जो है ये किसका हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। डाइविंग जो है गाइस याद रखिएगा, डाइविंग जो है ये आपको ध्यान रखना है। डाइविंग जो है ये किस खेल की श्रेणी में आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डाइविंग जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है आपका एक जलीय खेल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका जो है ओपन वाटर जो है स्विमिंग जो है, याद रखिएगा स्विमिंग जो है ये किस खेल की श्रेणी में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्विमिंग जो है ये किस खेल की श्रेणी में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्विमिंग जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये भी जो है आपका जो है किस में आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी जो है आपका जो है किस में आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये भी जो है आपका जो है जलीय खेल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है आपका जो स्विमिंग जो है गाइस याद रखिएगा, ये है ओपन वाटर स्विमिंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। ओपन वाटर स्विमिंग जो है ये किस खेल की श्रेणी में आता है, ये आता है जलीय खेल। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो सेलिंग जो खेल है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेलिंग जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। सेलिंग जो है ये आपका कौन सा खेल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेलिंग जो है ये आपका जलीय खेल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रोविंग जो है ये आपका कैसा खेल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रोविंग जो है ये आपका जो है जलीय खेल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि तीसरी बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि तीसरी बार जो है ये कब गठन किया गया, तो आपके ऑप्शन है 1951 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1972 में, या ऑप्शन डी 1956 में। तो अब तक जो है परिसीमन आयोग का गठन जो है ये कितनी बार किया गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब तक जो है परिसीमन आयोग का गठन जो है ये 4 बार जो है, याद रखिएगा 4 बार जो है इसका गठन किया गया है। तो याद रखिएगा परिसीमन आयोग का गठन 4 बार जो है ये गठन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि 4 बार जो है ये गठन किया गया है, ये कब कब जो है ये परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 बार गठन किया गया, तो सबसे पहला गठन जो है ये कब हुआ था, तो पहला जो गठन हुआ था वो हुआ था 1900 जो है 52 में जो है सबसे पहले जो है इसका गठन कब हुआ था, 1900 जो है 52 में जो है इसका सबसे पहला गठन हुआ था। दूसरा गठन जो इसका कब हुआ था, दूसरा गठन जो हुआ था इसका 1962 में हुआ था। दूसरा गठन जो है इसका 1962 में हुआ था।
तीसरा गठन जो है इसका कब हुआ था? तीसरा गठन जो है गाइस याद रखिएगा 1900 जो है 72 में जो है इसका तीसरा गठन हुआ था। और चौथा गठन जो है इसका कब हुआ था? तो चौथा गठन जो है गाइस याद रखिएगा 2002 में हुआ था। ठीक है, तो टोटल 4 बार गठन हुआ था, जिसमें से आपसे तीसरा गठन पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1972 में जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि परिसीमन आयोग के बारे में जो है ये किस अनुच्छेद में गाइस, किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 82 में जो इसका प्रावधान है। ये आपको ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो है अनुच्छेद याद रखिएगा कि परिसीमन आयोग का जो है किस आर्टिकल में जिसका प्रावधान है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 82 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर का, ऑप्शन बी स्फिग्नोमैनोमीटर का, ऑप्शन सी एनीमोमीटर का, या ऑप्शन डी पायरोमीटर का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर का जो है अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए जो है पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर, जो विद्युत धारा को मापने के लिए जो है ये किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा मापने के लिए जो है ये किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा मापने के लिए जो है ये आपको ध्यान रखना है किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो है ये किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर में जो है ये किससे मापा जाता है? तो रक्त दाब को मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त दाब को जो है ये किससे मापा जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है रक्त का दाब को जो है मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त दाब को मापा जाता है और किससे मापा जाता है गाइस? तो याद रखिएगा स्फिग्नोमैनोमीटर से जो है रक्त दाब को मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनीमोमीटर से गाइस, तो एनीमोमीटर से आपको क्या ध्यान रखना है? हवा की गति को जो है ये किससे मापा जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है हवा की गति को जो है ये किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा हवा की गति को जो है ये किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से जो है हवा की गति को मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, या ऑप्शन डी 18 वर्ष। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के लिए जो है ये न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 25 वर्ष चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है वोट डालने के लिए जो है कितना उम्र चाहिए गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। वोट डालने के लिए जो है गाइस याद रखिएगा वोट डालने के लिए जो है कितना उम्र चाहिए? तो वोट डालने के लिए जो है 18 वर्ष चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। वोट डालने के लिए कितना वर्ष चाहिए? 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपके ऑप्शन है सीमा का निर्माण मुख्यतः बैसाल्ट जैसी चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि सियाल में ग्रेनाइट एवं नीश जैसी चट्टानों की प्रधानता है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि क्रोट में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो स्वेज था गाइस, यहाँ पे जगह तो मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ से। जो जो स्वेज था गाइस, स्वेज जो ये थे, ये आपको ध्यान रखना है कि स्वेज जो है आपको याद रखना है ये जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में जो है ये बांटा था, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के आंतरिक भागों को कितने भागों में बांटा था गाइस? तो याद रखिएगा 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में जो है बांटा था, पृथ्वी के आंतरिक भाग को जो है 3 भागों में बांटा था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है 3 भाग कौन-कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो भाग था वो कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो भाग था ये आपका सियाल था। उसके बाद अगर दूसरा बात करें सीमा था, दूसरा बात जो करें वो कौन सा था गाइस, तो सियाल सीमा। और तीसरा जो था वो कौन सा था गाइस, नीफे था। ठीक है, तो ये जो है शेष ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, जिसमें इसमें कहा गया है कि सियाल में जो है सीमा में जो है गाइस याद देखिएगा इसका निर्माण जो है बैसाल्ट जैसी चट्टानों से हुआ।
होगा, जो कि ये भी करेक्ट है। उसके बाद आपसे सियाल पूछ रहा है, यानी कि पृथ्वी का जो पहला भाग है, इसमें जो है ग्रेनाइट एवं नी जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है, और कोड में जो है ये निकेल यानी कि नीफे में जो है, याद रखिएगा, लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है। तो ये 3 भागों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा जो है ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी गोल्फ से, या ऑप्शन डी फुटबॉल से। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्फ से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम गोल्फ की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोल्फ में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोल्फ में जो है ये टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गोल्फ में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा, इसमें जो है गोल्फ में 4 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि खिलाड़ियों की संख्या जो ये कितनी होती है, 4 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते गए कि जो है आपका जो है गोल्फ से जो है एक और जो है कब संबंधित है, तो अगर हम बात करें कि गोल्फ से एक और आपका कौन सा कब संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बॉम्बे गोल्ड कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बॉम्बे गोल्ड कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बॉम्बे गोल्ड कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बॉम्बे गोल्ड कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, गोल्फ से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते गाइस आपका जो है क्रिकेट से संबंधित कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ईरानी कप। ईरानी कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ईरानी कप जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये क्रिकेट से संबंधित है। उसके अलावा आपको याद रखना है दिलीप कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिलीप कप जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है क्रिकेट से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हॉकी, हॉकी से जो है आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो हॉकी से हो गया आपका कौन कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा, जो है बेटन कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेटन कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेटन कप जो है हॉकी से संबंधित है। उसके अलावा गाइस याद रखिएगा, जो है अजलान शाह कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अजलान शाह कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अजलान शाह कप जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है हॉकी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फुटबॉल से जो है आपका कौन कौन सा संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। डीसीएम ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। डीसीएम कप जो है याद रखिएगा फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा आपको याद रखना है डूरंट कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। डूरंट कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है, तो आपको बताना है कि क्यों किसका चैंपियनशिप है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खो खो का, ऑप्शन बी कबड्डी का, ऑप्शन सी क्रिकेट का, या ऑप्शन डी फुटबॉल का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फुटबॉल का। अगर हम बात करें कि इसकी जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन सुपर लीग की जो है स्थापना हुई थी, जो कि कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडियन सुपर लीग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 2013 में, और ये डैश चैंपियनशिप है, यानी कि इंडियन सुपर लीग एक फुटबॉल चैंपियनशिप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो आज का सेट 53 था, ये आपका कंप्लीट होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रश्न है, तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज गाइज आपको यहाँ से चीजें समझ में आई हो, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, और गाइज एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।